हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्लास में आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है टीचर असेसमेंट बाय स्टूडेंट्स, छात्रों द्वारा शिक्षक आकलन। ये हमारा आज का टॉपिक है। यूनिट 5 में आपको ये टॉपिक दिखाई देगा। स्टूडेंट्स, छात्रों द्वारा शिक्षक का आकलन करना सुनने में थोड़ा सा अलग लगता है, हटके लगता है कि आकलन की जो प्रक्रिया है उसको संपूर्ण करने वाला जो उसका सर्वे सर्वा होता है वो तो शिक्षक होता है। बच्चों के बारे में वो अपनी राय बनाता है या हम कह सकते हैं कुछ निर्धारण करता है, मापन मूल्यांकन करके असेसमेंट करता है हमने तो अभी तक इस पेपर के बारे में इतना ही सुना था, यही सुना था ना। लेकिन यहाँ पे आज का जो टॉपिक है उसमें असेसमेंट हो रही है शिक्षक की, टीचर की। कौन कर रहा है? स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे असेसमेंट का मतलब राय बनाना या निर्धारण करना है, ये हमें पता है। तो आज के टॉपिक में जिसके बारे में राय बनाई जाने वाली है या जो बनाने वाले हैं वो कौन है? वो बनाने वाले हैं स्टूडेंट्स, और जिसके बारे में वो राय बनाने वाले हैं, असेसमेंट जिसकी करने वाले हैं वो हैं उनके टीचर्स। एक चीज तो ये, इसके साथ ही स्टूडेंट्स, टीचर की असेसमेंट करने का मतलब टीचर्स के द्वारा जो उनके लिए शिक्षण अधिगम व्यवस्था की गई है उसकी असेसमेंट करने से है। इस चीज को समझ लेना। जो भी टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए इतने सारी जो भी शिक्षण अधिगम व्यवस्था करते हैं वो सारी की सारी व्यवस्था का आकलन करना भी शिक्षक आकलन में ही आएगा। अर्थात जो भी शैक्षिक कार्यक्रम बनाए गए हैं शिक्षक के द्वारा बच्चे को अधिगम कराने के लिए, वो सारे के सारे शिक्षक आकलन के अंतर्गत आएंगे। उन सभी बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। ठीक है। तो शिक्षक आकलन का मतलब विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षक के शिक्षण के साथ साथ उसके द्वारा बनाए गए सभी शैक्षिक कार्यक्रमों का आकलन करना भी आता है। अब उन आकलन को करते हुए स्टूडेंट्स को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए या फिर किन बातों को आधार बना करके उन्हें आकलन करना चाहिए अपने शिक्षक का, उस पे बात करेंगे हम। ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके सामने, और उससे पहले मैं ये बता दूं, क्या ऐसा करना सही है? क्या छात्रों के द्वारा अपने शिक्षक का आकलन करना सही है? तो बिल्कुल सही है। जिस तरह से एक अध्यापक, एक टीचर, एक शिक्षक अपने स्टूडेंट्स का आकलन करता है, उनकी असेसमेंट करता है, तो उसके भी तो अपने मायने हैं ना, उससे फायदे मिलते हैं ऐसा करने से। उसी तरह से यहाँ पे जब स्टूडेंट्स करेंगे अपने टीचर का आकलन तो भी फायदे मिलेंगे। क्या फायदे मिलेंगे? कि स्टूडेंट्स अपने आधार पर अपने शिक्षक के द्वारा कराए जाने वाले शिक्षण की जांच करेंगे। बच्चों को तो ये पता ही है कि उनकी रुचि किस चीज में है या उनकी शैक्षिक आवश्यकता क्या है, तो बच्चे अपने अकॉर्डिंग अपने टीचर की असेसमेंट कर पाएंगे या अपने टीचर के द्वारा जो शिक्षण कार्य कराया जा रहा है, जो भी शैक्षिक कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थी खुद उसकी अच्छे से जांच कर पाएंगे कि क्या वो उनके स्तर के अकॉर्डिंग है या नहीं है। नहीं है तो वो जो रिपोर्ट देंगे उससे पता चल जाएगा और फिर क्या किया जाएगा? सुधार का काम किया जाएगा। अब हमने क्या करना है? बाल केंद्रित शिक्षा की जब बात करते हैं तो ये भी तो बाल केंद्रित शिक्षा में ही आएगा। फिर बाल केंद्रित शिक्षा में ही हम बालक को ये हक दे रहे हैं कि वो अपने टीचर की असेसमेंट कर सकता है, अपने टीचर के द्वारा जो भी शिक्षण अधिगम की व्यवस्था की गई है या शिक्षण की व्यवस्था की गई है वो जांच कर सकते हैं कि उसमें अगर कोई कमी है तो वो बता सकते हैं, जिससे कि शिक्षक क्या करेगा? उसमें सुधार लेकर के आएगा। क्योंकि जो शिक्षा का लक्ष्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना, वो तो तभी अचीव हो पाएगा ना कि जब मिलकर के सब काम करेंगे। केवल सारा का सारा दारोमदार
टीचर पे ही नहीं डाल सकते हो, बच्चे खुद से भी जाने कि हमें क्या चाहिए, हमारा इंटरेस्ट किसमें है। या हम कह सकते हैं कि बच्चे ये देखें कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है क्या वो मेरी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है या नहीं है। नहीं है तो टीचर फिर उसमें कुछ चेंज लेकर के आएगा, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही है। अब बच्चों ने अगर टीचर असेसमेंट करनी है तो किन किन बातों को या किन किन चीजों को आधार बना करके करनी है, ये पॉइंट्स हैं आपके सामने। ठीक है, चलिए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। सबसे पहली चीज, उन्हें क्या आधार बनाना है मूल्यांकन करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए शिक्षक का या शिक्षक के द्वारा बनाए गए शैक्षिक कार्यक्रमों का। तो उद्देश्यों के आधार पर, बेस्ड ऑन एम्स। अब ये बेस्ड ऑन एम्स या उद्देश्यों के आधार पर वो किस तरह से आकलन कर सकते हैं या मूल्यांकन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, प्रत्येक स्तर के प्रत्येक जो लेवल होता है उसके अलग अलग उद्देश्य होते हैं। जैसे प्राथमिक स्तर पे किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने के उद्देश्य अलग होते हैं, और इसके अलावा जो उच्च प्राथमिक स्तर है उस पर उसी सब्जेक्ट को पढ़ाने के उद्देश्य अलग होते हैं। आप सभी जानते हैं इन सब चीजों को। तो एम्स, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, लक्ष्य प्रत्येक सब्जेक्ट के स्तर के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। आपने भी अपने टीचिंग सब्जेक्ट जो भी आपने पढ़े हैं बीएड के दौरान, उसमें आपने अपने सब्जेक्ट के लक्ष्य और उद्देश्य पढ़े थे ना, तो आपने देखा था वहां पे स्तर के अकॉर्डिंग, यानी प्राथमिक स्तर पर क्या लक्ष्य उद्देश्य होंगे और उच्च प्राथमिक पर कौन से होंगे, सीनियर लेवल पर कौन से होंगे, सीनियर सेकेंडरी लेवल पर कौन से होंगे, वो सब अलग अलग होते हैं ना। तो यहाँ पे आपको इन्हीं उद्देश्यों को, इन्हीं लक्ष्य और उद्देश्यों को ध्यान में रख करके फिर शिक्षक या फिर शिक्षक के द्वारा जो शिक्षण कार्य कराया जा रहा है, जो शिक्षण अधिगम की जो व्यवस्था की गई है या जो शैक्षिक कार्यक्रम बनाए गए हैं, उन सब का आकलन करना है एज अ स्टूडेंट। ठीक है, आप एक स्टूडेंट है तो आप यहाँ पे सबसे पहली चीज शिक्षक आकलन करते हुए किस चीज को ध्यान रखेंगे, उद्देश्यों को ध्यान में रखेंगे कि आपका जो लेवल है, क्या आपके शिक्षक का शिक्षण या फिर शिक्षक के द्वारा बनाए गए शैक्षिक कार्यक्रम आपके लेवल के, आपके स्तर के हैं या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहला बेस जो आपका रहेगा वो रहेगा आपके लक्ष्य उद्देश्य। शिक्षक के शिक्षण में आपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग लक्ष्य और उद्देश्यों को देखना है कि क्या शिक्षक के शिक्षण में उसके द्वारा आपके लिए जो शिक्षण अधिगम व्यवस्था की गई है, जो शैक्षिक कार्यक्रम बनाए गए हैं, क्या उनके लक्ष्य उद्देश्य आपके लेवल के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है, ये जांचेंगे आप। अब ये पहला आधार हो गया, उद्देश्यों को चेक करना है। फिर के आधार पर तो हमारा जो दूसरा आधार है वो है उपयोगिता के आधार पर, बेस्ड ऑन यूटिलिटी। अब स्टूडेंट्स ने जब अपने शिक्षक की आकलन की व्यवस्था को जांचना है, अर्थात उन्होंने अपने शिक्षक का आकलन करना है, टीचर असेसमेंट करनी है स्टूडेंट्स ने, तो दूसरा आधार बनाना है उपयोगिता, अर्थात जो टीचर के द्वारा शिक्षण कार्य किया जा रहा है उसकी उपयोगिता क्या है। ठीक है, उपयोगिता को ध्यान में रखना है कि जो भी टीचर के द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुसार, या जो शिक्षक को लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स को इस तरह से सिखाया जाना सही है, तो वो देखें कि क्या इस चीज़ की यूटिलिटी है या नहीं है। अर्थात उपयोगिता को जांचना है कि क्या वो सब जो उसके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सारे के सारे प्रयास सार्थक हैं या फिर उनमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। तो यहाँ पे उपयोगिता के आधार से मतलब यही है कि हमने शिक्षक के शिक्षण को या फिर उसके द्वारा बनाए गए जो भी शैक्षिक कार्यक्रम है उनकी उपयोगिता को जांचना है। क्या शिक्षक के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, जो एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, क्या वो हमारे लिए उपयोगी है। तो एज अ स्टूडेंट हमें ये राइट है कि हम अपने टीचर की असेसमेंट करते हुए उस
उसकी टीचिंग की यूटिलिटी को जांच सकें, उपयोगिता को जांच सकें कि क्या, ताकि हमें पता चल सके कि वो जो इतने सारे प्रयास कर रहा है हमारे लिए, हमें सिखाने के लिए, हमें अधिगम कराने के लिए, क्या उनके वो प्रयास हमारे लिए उपयोगी हैं भी या नहीं है। अब एक शिक्षक के लिए भी इसका जानना जरूरी होता है। अगर उसे ये पता चल जाए कि जिस मेथड से या जिस तरह से वो अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, उस तरह से बच्चों की जो शैक्षिक आवश्यकताएं हैं या बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो अच्छे से डेवलप हो रहा है, तो इससे क्या शिक्षक को मोटिवेशन नहीं मिलेगा? मिलेगा। ये चीजें एक शिक्षक के लिए भी अच्छी होती हैं, यानी कि जो टीचर असेसमेंट है ना, वो स्टूडेंट के लिए तो अच्छी है ही, इसके साथ ही हम जो टीचर्स हैं हमें मोटिवेशन भी मिलता है इससे। ठीक है, हमें भी पता चलता है कि क्या हमारा जो शिक्षण है या जो शैक्षिक कार्यक्रम हम बच्चों को अधिगम कराने के लिए, सिखाने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए कर रहे हैं, ये सारा काम क्या वो उनके अकॉर्डिंग है भी कि नहीं है। तो इस तरह से दूसरी जो हमारी बात है जिसका हमें ध्यान रखना है अपने टीचर की असेसमेंट करते हुए एज अ स्टूडेंट, अगर हम स्टूडेंट हैं तो तब हमें उद्देश्यों को जांचने के साथ साथ उपयोगिता भी देखनी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा बिंदु या दूसरा बेस जिसको हमने लेकर के चलना है। तीसरी चीज, समन्वयन के आधार पर, बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कोऑर्डिनेशन चेक करना है। आपने एक स्टूडेंट के रूप में किसका, आपके अध्यापक के द्वारा आपको जो नॉलेज दी गई है उसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष को जांचना है। ठीक है, ये देखना है कि जो किताब में लिखा हुआ है, जो आपका टॉपिक है, वो जो बताता है आपको, जो शिक्षक पढ़ाता है आपको, क्या वो सिमिलर है या नहीं है। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन, यानी सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान के बीच समन्वय है या नहीं है। अगर आपका टीचर आपको जो किताब से लेसन या टॉपिक पढ़ाता है और फिर जब वो उसको एक्सप्लेन करता है, तो वहां पे अगर वो पूरी तरह से उसको ना पढ़ाते हुए बल्कि आपको और भी इजी तरीके से उसे बताता है, उसके बारे में आपको जो भी कुछ है वो बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ जाता है, तो ये तो आपके लिए अच्छा है। या फिर क्या करता है टीचर, जो बुक में लिखा हुआ है उसके अपोजिट ही बता देता है सब कुछ। ठीक है, उसके अपोजिट ही चलता है। या फिर कई बार शिक्षक क्लास में आता है तो काम का कुछ बताता ही नहीं है, सिलेबस की तो कभी कोई बात ही नहीं होती, या सब्जेक्ट की तो कोई बात ही नहीं होती, सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक लगे हुए हैं उन पे तो कभी बात ही नहीं होती, हमेशा एक्स्ट्रा बात करता है और चला जाता है। तो बताओ क्या ये आपके लिए सही है? हाँ, एक दिन सही है। मोटिवेशनल थॉट्स कितने दिन तक सुनोगे? एक दिन सुनोगे, 2 दिन सुनोगे, 3 दिन सुनोगे, हफ्ता चलेगा, 10 दिन चलेगा, लेकिन जब तक कि आपको सिलेबस नहीं कराया जाएगा, आपका सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, तो कितने दिन फिर मोटिवेशनल कोट्स सुन करके और टीचर को भेज दोगे और बोलोगे कि टीचर बहुत अच्छा है? नहीं, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या वास्तव में उसको व्यवहारिक ज्ञान है या नहीं, क्या उसको कठिन विषय वस्तु को सरल विषय वस्तु में तब्दील करना आता है या नहीं आता, क्या उसको जो किताब में लिखा है सैद्धांतिक रूप से, क्या उसको बिल्कुल आसान तरीके से व्यवहारिक जीवन के एग्जाम्पल्स दे करके उसके साथ हमें आसान तरीके से सिखा करके कोऑर्डिनेशन बनाना आता है या नहीं आता। ये है आपका तीसरा बेस, समन्वयन के आधार पर कोऑर्डिनेशन चेक करना है कि सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का यानी समन्वय स्थापित करने का गुण आपके शिक्षक में है या नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आधार है वो है सहभागिता, बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन, सहभागिता किसकी? स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पे शिक्षक का आकलन करते हुए आप ये देखेंगे कि क्या आपका टीचर आपकी सहभागिता लेता है अपने शिक्षण के दौरान या खुद को ही सर्वोपरि समझता है। बात समझ में आई होगी आपको कि यहाँ पे आपने टीचर असेसमेंट में क्या जांचना है, क्या चेक करना है, किस चीज का मूल्यांकन करना है कि आपका अध्यापक जब शिक्षण कराता है, आपकी शिक्षण अधिगम की जो व्यवस्था उसने कर रखी है, क्या उसके अंतर्गत वो ऐसे मेथड्स
करके बैठे रहते हैं, या फिर उसके द्वारा क्या ऐसे शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है या ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम बनाए जाते हैं जिसमें कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या आपको केवल मात्र सुनने के लिए क्लास में बैठाया जाता है। तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन आपकी अपने टीचर के शिक्षण की जो व्यवस्था है उसमें कितनी है वो जांचना है। आपको कितना अधिकार है कि आप पार्टिसिपेट कर सकें अपने द्वारा अपने लिए बनाए गए शैक्षिक कार्यक्रम, ये यहाँ पे जांचा जाएगा। सहभागिता के आधार पर जब मूल्यांकन या असेसमेंट करेंगे आप अपने शिक्षक की या अपने टीचर की, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बिंदु है, नेक्स्ट पॉइंट है, वो है संसाधनों के प्रयोग के आधार पर, बेस्ड ऑन द यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी विद्यालय में कितने रिसोर्सेज हैं टीचिंग के, जो विद्यालय में उपलब्ध रिसोर्सेज हैं, क्या आपका टीचर उन सभी रिसोर्सेज का अच्छे से प्रयोग करता है या नहीं करता, या फिर केवल मात्र परंपरागत ढंग से आपको पढ़ा देता है। यानी जो भी टूल्स हैं जो विद्यालय में उपलब्ध हैं, स्कूल में उपलब्ध हैं, क्या वो उनका प्रयोग करते हुए आपको अच्छे से पढ़ाता है, या फिर वो टूल्स, वो उपकरण या वो संसाधन उपलब्ध होने के बाद भी वो उनका कोई प्रयोग नहीं करता। पहली चीज तो ये कि जो स्कूल में संसाधन उपलब्ध हैं, जो टूल्स, जो उपकरण उपलब्ध हैं, उनको आपका टीचर अपने शिक्षण में प्रयोग लेता है उनका या नहीं लेता। दूसरी बात ये कि जब वो उन टूल्स को, उन उपकरणों को, उन साधनों को प्रयोग में लेता है, अपने शिक्षण में उनका यूज करता है, तो क्या वो अच्छी तरह से उनका यूज कर भी पाता है जिससे कि आपको फायदा मिल पाता है या नहीं मिल पाता। ये भी चीज आप चेक करेंगे जब आप मूल्यांकन करेंगे, असेसमेंट करेंगे अपने टीचर की, ठीक है। तो संसाधनों के प्रयोग के आधार पर बेस्ड ऑन यूज ऑफ रिसोर्सेज हम चेक करेंगे कि क्या हमारे टीचर को अच्छे से जो संसाधन स्कूल में उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करना आता है या नहीं आता, या फिर वो उनका प्रयोग कर भी रहा है या नहीं कर रहा, और वो उनको छोड़ करके परंपरागत तरीके से, पुराने तरीके से, पुराने ढर्रे से पढ़ाया जा रहा है या कुछ नया लेकर के आ रहा है, ठीक है। ऐसे चेक किया जाएगा इस पॉइंट में। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो बिंदु है वो है शैक्षिक तकनीकी के आधार पर, बेस्ड ऑन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब मैं आपको ये बताऊं ना कि एक अगर आधुनिक युग में टीचिंग की बात की जाए तो ये कहा जाता है कि शिक्षक को क्या करना है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना है। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग क्यों करना है, ताकि उसका जो शिक्षण है वो प्रभावी हो सके और फिर इसके साथ ही बोधगम्य भी हो सके, बच्चे अच्छे से सीख सके दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक को। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का किसी भी शिक्षक को ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। 1 ईयर की बीएड के अंदर तो ये यहाँ पे, क्योंकि बीएड करके बच्चे शिक्षक बनते हैं, तो 1 ईयर की बीएड में ये एक कंपल्सरी पेपर था जिसका नाम था एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। 4th पेपर होता था ये, ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी। वहां तो ये लगाया हुआ था कंपल्सरी रूप में, और आप इसका महत्व 2 साल वाली बीएड में भी देख सकते हो। हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन स्किल सिखाते हैं माइक्रो टीचिंग में, ठीक है। वहां पे हम आपको कहते हैं कि आप पीपीटी बना सकते हो, आप टीचिंग एड लेके जा सकते हो, आप मॉडल लेकर के जा सकते हो। हम कहते हैं ना, जब भी आप अपना लेसन डिलीवर करें तो आपके पास दृश्य श्रव्य सामग्री होनी चाहिए, टीचिंग एड्स होनी चाहिए, कहते हैं ना हम आपको। तो यही चीज, क्या आपका शिक्षक पूरी तरह से शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग करता है अपने शिक्षण में या नहीं करता। वर्तमान युग विज्ञान का युग है, हम सभी जानते हैं। विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि जिसके चलते हुए जहां पे पहले आप चार्ट से पढ़ाते थे वहां आज आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे सकते हो, कंप्यूटर से कोई वीडियो बच्चे को दिखा सकते हो, ऐसी व्यवस्था तक हो गई है। तो क्या आपका शिक्षक
एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से परिचित है या नहीं है, या उसको कुछ आता ही नहीं है, ये भी चेक करोगे असेसमेंट के दौरान, क्योंकि ये आज के समय की मांग है। एक शिक्षक टेक्निकल होगा तभी वो अपने स्टूडेंट को टेक्नोलॉजिकली ज्ञान दे पाएगा, ठीक है, अच्छे से सीख पाएगा बच्चा। अगर शिक्षक उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो वर्तमान युग में जो साधन उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करके अच्छे से पढ़ाएगा तो बच्चा भी जल्दी से सीख पाएगा और ज्ञान कैसा होगा, तो ज्ञान होगा स्थायी, ठीक है। ये हो गया शैक्षिक तकनीकी के आधार पर। अब स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट है समस्या समाधान के आधार पर, बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक मेथड भी है, समस्या समाधान विधि, क्योंकि समस्या का समाधान करना यहाँ पे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं और समस्या समाधान एक विधि भी है, तो मैं दोनों पे ही बात करूंगी। यहाँ पे आप एज अ टीचर कर रहे हैं असेसमेंट, एज अ स्टूडेंट असेसमेंट कर रहे हैं अपने टीचर की, ठीक है, आप छात्र हैं, आप क्या कर रहे हैं, अपने शिक्षक का आकलन कर रहे हैं। तो कैसे इसको बेस के रूप में लेकर के चलेंगे, यानी आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान आपके शिक्षक के द्वारा निकाला जाता है या नहीं, एक तो ये आधार हो गया। दूसरी बात कि आपकी जितनी भी समस्याएं होती हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी समस्याएं होती हैं, क्या उनके समाधान के रूप में आपके शिक्षक का शिक्षण होता है या नहीं होता, यानी आपको सर्वोपरि समझ करके आपको कोई सीखने में समस्या ना आए ऐसा समझ करके क्या आपका शिक्षक शिक्षण की व्यवस्था करता है, शिक्षण अधिगम की व्यवस्था करता है या नहीं करता। दो बातें आ गई आपके सामने। तीसरी चीज, ये एक विधि भी है, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, पढ़ा चुकी हूं मैं आपको। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है, क्या अध्यापक उस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का प्रयोग करता है अपने शिक्षण में या नहीं करता। तो इस तरह से इस आधार पर आपने तीन चीजें चेक करनी है, क्योंकि समस्या समाधान जो विधि है ना वो बहुत ही अच्छी विधि है। इसमें बच्चे के सम्मुख, बालक के सम्मुख समस्या, सबसे पहले उसे समस्या दी जाती है जिसका उसको अपने आधार पर समाधान निकालना होता है, जिससे कि बहुत ही तीव्र मानसिक क्रियाएं होती हैं, बच्चे को पूरा प्रयास करना पड़ता है समाधान निकालने के लिए, और ये भावी जीवन के लिए ना तैयार होता है। भावी जीवन में जो भी उसको कोई कल को समस्या आ सकती है उसके लिए वो इसके द्वारा, इस विधि का अगर उसे अभ्यास कराया जाता है, इस विधि से शिक्षण कराया जाता है, तो भावी जीवन में आने वाली कठिनाइयों या समस्याओं से वो कभी भी घबराता नहीं है, बल्कि उनका डट करके सामना करता है, अपनी समस्या का समाधान खोजने में सक्षम हो पाता है, ठीक है। तो इस तरह से समस्या समाधान विधि का, या फिर आपने शिक्षण के दौरान आपकी समस्याओं का निराकरण समाधान वो करता है या नहीं करता, या अपने शिक्षण में इस बात का ध्यान रखता है कि आपको कोई समस्या ना आए या इसको इग्नोर करता है, तो ये सब चीजें भी आप इस बेस पर या इस आधार पर या इस पॉइंट के अंतर्गत चेक करोगे, ठीक है। तो ये है पॉइंट्स जब आप एज अ स्टूडेंट अपने टीचर की असेसमेंट करें, तो उद्देश्यों के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, समन्वयन के आधार पर, सहभागिता के आधार पर, संसाधनों के प्रयोग के आधार पर, शैक्षिक तकनीकी के आधार पर, और अब लास्ट में समस्या समाधान के आधार पर। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा आज का टॉपिक, टीचर असेसमेंट बाय स्टूडेंट्स। ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके अलावा हमारे इसी पॉइंट के अंतर्गत हमें संस्थागत मूल्यांकन को भी पढ़ना है, इंस्टीट्यूशनल इवोल्यूशन, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में ये टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया है। आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।